भाव भगवान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लाइन पॉपुलर हो गई। भाई भगवान ही भगवान है, भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान है। बड़ा नुकसान हो गया तो लोग ना स्टॉक मार्केट को फिर बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था? Y2K की तेजी में लगा था कि मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लट पड़ता है, और उसको हर महीने उसको बढ़ा बढ़ा के लेता गया। 400 रुपए तक डिलीवरी की अच्छी खासी पोजीशन बन गई। ऐसी खूंखार तेजी चली, 3200 का भाव जब आया तो लगा कि इस जन्म के नहीं, अगले जन्म के भी गोल पूरे हो गए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। ये फिल्म इन्फ्लुएंसर्स जब इतने काबिल हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा और बूढ़े हाड़ जो है ना बेयर मार्केट में कमाएगा। इतनी बड़ी पोजीशन कभी मत लो कि आप सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में आ जाओ। हनुमान जी बनने की कोशिश मत करो जिससे कि 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा पढ़नी पड़े। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान बन दोनों। अगर मार्केट में पैसा बनाना आसान होता तो हर चार्ट रीडर करोड़पति होता, लेकिन चार्ट्स को पढ़ना और मार्केट को समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और असल में मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं, चार्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, यह आपके मन में भी सवाल आता होगा। आज के हमारे खास मेहमान इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बहुत ही खास पॉडकास्ट रहने वाला है ये। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशील केडिया जी, फाउंडर केडियानॉमिक्स के। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। मुझे बुलाने के लिए बड़ा शुक्रिया। सर, पहला सवाल हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि अभी तक की जर्नी कैसे रही, और हमने तो आपको हर बार बेबाक राय रखते देखा है। सब ये जानना चाहते हैं कि सुशील केडिया साहब की शुरुआत कैसे हुई थी। थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाओ और बताओ कि शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मार्केट में एंट्री हुई। तो मैं कलकत्ता में जन्मा पला बढ़ा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। तो जो नॉर्मली कोई भी चीज़ों की ट्रेडिंग करने वाले लोग, कलकत्ता पहले भी स्पेकुलेटिव कैपिटल था इंडिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तो वर्चस्व बाद में जमाया। तो ज़्यादातर छोटे मझोले व्यापारियों के घरों में शेयर बाज़ार का एक कल्चर था। पर वो ज़माना और आज के ज़माने में फ़र्क है। मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ था, पर मैं ज़्यादा जल्दी पैदा हो गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो वो काम मैंने पूरा किया, क्योंकि उनकी हमेशा इच्छा थी कि उनके सारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे। तो हम पढ़ाई लिखाई करते गए, और उनकी ये सोच थी कि शेयर बाज़ार तो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। वो ज़माने की बात है, वो ज़माना और था। तो नाना, दादा, मामा, चाचा, पापा घूम फिर के सारे सोशल कॉन्वर्सेशन स्टॉक मार्केट है, तो हमारे परिवार के हर बच्चे को उसी विषय में रुचि थी। तो उस रुचि को रुझान में बदलने में टाइम नहीं लगा, और रुझान जो है आकर्षण बन गया और वो जीविका बन गई मेरी। नहीं, पर फिर अलाउ कर दिया था क्या पेरेंट्स ने? देखिए, वो ज़माना जैसा था तो उसके अंदर में मैं आपको सच बात बताऊंगा, आप लोगों की पीढ़ी आप लोगों की पीढ़ी ने वो हाल नहीं देखे हैं जो 1980 1980s के समय की जो शेयर बाजार की परिस्थिति थी, कि अच्छे इज्जतदार परिवार के बच्चों को शेयर बाजार में दिखना नहीं चाहिए। चश्मा उतार के गाल पे रुमाल रख के लोग अंदर आते जाते थे, क्योंकि उसको सटोड़ियों की मंडी कहा जाता था। मतलब शेयर बाजार वाले को लोग रुपया दे सकते थे, शेयर बाजार वाले के बेटे के रिश्ते आसानी से नहीं होते थे, क्योंकि आसान कमाएगा, आसान खोएगा और सारे आसान काम करेगा। ऐसी रेपुटेशन होती थी स्टॉक मार्केट की। तो मैं जब अगर XLRI पहुंच गया MBA करने, और मेरे प्रोफेसर्स और मेरे बैचमेट्स शॉक्ड थे कि मेरे को किसी जॉब में अप्लाई करने में इच्छा नहीं, मैं तो वापस स्टॉक मार्केट जाऊंगा। तो बोले MBA की एक सीट बर्बाद क्यों की? तो वो जो समय था, उस समय से लेकर आज का अब जो समय आ चुका है कि द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, चाहे वो कोडर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, स्टॉक मार्केट इज द वेन्यू फॉर द मोस्ट प्रोफेशनल माइंड्स नाउ। तो स्टॉक मार्केट की जर्नी 1980 से लेके 2026 तक, इन 45 सालों में बहुत बदल गया है बाजार। लेकिन फिर कैसे पता लगा कि टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाना है? क्योंकि जो इमेज बनी हुई है ना, वो तो टेक्निकल एनालिस्ट की बनी हुई है। लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं कि आपसे अगर इकोनॉमी के बारे में बात करना शुरू करो तो दे दनादन क्या व्यूज निकल के आते हैं, बेबाक राय वहां पर भी निकल के आती है। तो हम क्या समझें, सुशील केडिया जी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, या फिर इकोनॉमिस्ट? मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अब्यूज करने का लाइसेंस मिला हुआ है, जिसको 200 साल से कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। तो ठीक है, अगर बहुत अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल, यंगस्टर्स, एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। अब देखिए, आप किसी को एक्टर बोल सकते हैं, अरे यार ये तो एक्टर है, पर एक्टर के अंदर में भी पेडिग्रीज और कैपेबिलिटीज़ है। तो जिस काम को करो अच्छे से करो। और अगर टेक्निकल एनालिस्ट की स्पेस में आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर
मेरे 8 पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस या हर विषय पे पकड़ है, तो वो अपनी जगह पर है। पर अगर चार्ट को देखना अनिवार्य है, और चार्ट मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा प्रधान है, आपकी सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, चार्ट की पढ़ाई एक तरफ, इतनी महत्वपूर्ण अगर ये बात है तो फिर इसमें संकोच कैसा? इकोनॉमिस्ट क्या चार्टिस्ट से बेटर है? पैसा बनना चाहिए आखिर में, जैसे मर्जी बने। देखिए, सच कहूंगा, आपका क्या बनना चाहिए, आप उसकी छटपटाहट में जीवन भर लगे रहो, आपका क्या बनेगा वो ऊपर वाले ने निश्चित किया है। विदुर उससे ज्यादा विद्वान नहीं था पूरी महाभारत में, राजाओं के वंश में वो बैठता था, पर उसके जन्म को इस तरीके से करवा दिया गया कि उसको राजगद्दी के योग्य कभी नहीं समझा गया। कर्ण था वो जात से, जन्म से क्षत्रिय, पर अगर उसको सूत पुत्र कहा गया, शूद्र कहा गया, तो नियति जिसने लिखी है, अब कुछ लोग कहते हैं वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा हम आपको बनवा के दे देंगे, पर वक्त और भाग्य ये दोनों धाराओं के बीच में हमें बनाने वाला बांधता है। ये पैसा बनना चाहिए को जो पैरामीटर मान लेते हैं, और यही दुनियादारी भी कि जिसके ज्यादा पैसे बने वो होशियार। तो ऐसा है, मैंने जो अब तक समझा है, कोई भी चीज की सोच फाइनल नहीं है। देखिए, किसी के पास बहुत ज्यादा काम करने की लगन है, बहुत मेहनती है वो इंसान, किसी के पास बहुत पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला, बहुत वाक्पटु है, उसके पास शब्दों के साथ, बुद्धि के साथ कुछ भी कर सकने की क्षमता है, किसी को बहुत सारा पैसा मिल गया, ठीक है, तो एक आशीर्वाद मिल गया कि आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और आपको इतनी अच्छी मानसिक अवस्था मिल गई है कि आप बहुत लगन के साथ काम कर सकते हो, तो आप भगवान को परेशान कर दो कि मेरे पास बहुत हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, इसलिए अब मेरे को यूनिवर्सिटी में भी टॉप करना, और अब मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करने का आशीर्वाद मिल गया तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे होने चाहिए। हर चीज़ एक आशीर्वाद है, समझने के लिए उम्र बितानी पड़ती है। और जो भगवान को परेशान करेगा कि एक आशीर्वाद मिल गया तो मेरे को दूसरा भी देना पड़ेगा, तो गलत है। देखिए, बहुत बड़ी बहस ये चलती है कि बहुत सारे अनपढ़, बिना पढ़े लिखे या ना समझ किस्म के लोगों के पास भी बहुत पैसा है, राइट, और बहुत सारी ये बहस चलती है कि पढ़े लिखे आदमी ने क्या उखाड़ लिया जब पैसा नहीं कमाया। तो आप नॉर्मल थिंकिंग में, सारी दुनिया अगर पैसे के पीछे पड़ी है, वासना है, ये लिप्सा है, कुछ प्राप्त हो जाए, ये लिप्सा है, अग्नि है ये, पर हर व्यक्ति के भाग्य में, जिस भाग्य का निर्माण वो अपने कर्मों से कर रहा है, अलग अलग आशीर्वाद है, और एक आशीर्वाद मिल गया तो दूसरे के लिए परेशान करोगे तो सारे आशीर्वाद वापस हो जाएंगे। जब जो मिलेगा सब तो ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट ने पहले आपको पैसा दिया या पहले सबक सिखाया था आपको? मार्केट पैसा और सबक आज तक दोनों दे रहा है। कांस्टेंट जर्नी है वो तो, लेकिन फिर भी पहले क्या हुआ था? पैसा आया था खूब। ये देखिए, बड़े पॉडकास्ट की एक स्टाइल होती है, पब्लिक वांट्स टू गेट इनटू नॉस्टैल्जिया, एक स्टोरी होनी चाहिए। मेरे साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक पहली नंबर बात, सारा परिवार शेयर बाजार में लिपटा हुआ। उस जमाने में स्पेकुलेशन ही होता था ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट की तो आइडियाज़ ही नहीं थी, बहुत रेयरली होता था ये। मैं कम से कम कलकत्ता के मारवाड़ी समाज की बात कर सकता हूँ जहाँ से मैं उठाऊँ। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयर उस जमाने में होता था हिंदुस्तान मोटर। वो हर तेजी में 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता था और हर मंदी में 8 रुपये हो जाता था। तो 8 रुपये से सारे खानदान ने लिया और हमने भी चुपके से ले लिया, हमारे लाइफ का पहला सौदा। 8 से 28 हो गया। जितने भी जान को जानते थे परिवार में, 28 में सब खूब खुश होकर निकल गए। कुछ ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया और हमने 38 में एग्जिट लिया और हम बोले हम ज़्यादा होशियार हैं। ठीक, 8 से 28 तक निकले, सारा परिवार सोचे कि हम सारे होशियार, मैं सोचूं मैं ज़्यादा होशियार। तो पैसा मिला कि सबक मिला? अभी पैसा मिला। और 38 में मैं भी शॉर्ट, क्योंकि सारी दुनिया शॉर्ट और मैंने ज़्यादा कमा लिया। भाव हो गया 118 का। तो ये पैसा पहले मिला कि सबक पहले मिला? रोचक कहानियाँ, रोचक वृत्तांत, रुचिकर बातें सबको अच्छी लगती हैं, पर जीवन ऐसा है ना कि इसको मज़े ले लेकर के, आप चुस्कियाँ ले लेकर के पूरा जीवन जी सकते हो। हर रोज़ नया सबक है, हर रोज़ एक नई पहेली है। आज जीत गए, एक बॉल पे छक्का लग गया तो अगली बॉल पे कैच आउट भी हो सकते हो, रन आउट हो सकते हो, हिट विकेट हो सकते हो। तो वही अभी से लेकर, तब से लेकर आज तक की वही कहानी है। लेकिन चार्ट रीडिंग में ये भी कहा जाता है कि चार्ट सब कुछ बता देता है, हर खबर को पहले ही फैक्टर इन कर देता है। क्या ये सच है? ये हर खबर को, सब कुछ, ये जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये मेरा टर्म नहीं है, डॉक्टर डेविड बर्न्स की किताब से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, द फीलिंग गुड हैंडबुक। 9 प्रकार के कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी, एक्सट्रीम थिंकिंग, यही बड़े लॉसेस का कारण भी बनती है। सब कुछ, भाव भगवान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लाइन पॉपुलर होगी। भाई भगवान ही भगवान है, भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान है।
तो सब कुछ चार्ट नहीं बता सकता। सत्यम कंप्यूटर्स का जब कोलैप्स आया, कॉर्पोरेट कोलैप्स, 116 के भाव पे लग रहा था कि कंपनी यहाँ से 5 गुना हो जाएगी, और 116 से 6 रुपए का भाव होने में 15 मिनट भी नहीं लगे। तो मनुष्य के द्वारा कृत जितनी भी चीजें हैं विद इन नॉर्मल रेंज, बाकी चीजों से चार्ट बेटर पड़ती है। पर अनहोनी जब घटनाएं हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बहुत गहरा षड्यंत्र हो जाए, तो 3 सिग्मा डेविएशंस तक संसार की जो 99% प्रोबेबिलिटी रेंज में बाकी टूल्स से चार्ट बेटर पड़ता है। बाजार को बेटर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं, अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए, बाकी सारे साधनों से, अपनी मूर्खताओं से अपने आप को बचाने के लिए बाकी सारे टूल्स से चार्ट बेटर पड़ता है 99% ऑफ द टाइम। पर जो 1% है, देखिए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया उसमें एक बड़ी पॉपुलर लाइन है, ट्रूथ लाइज इन एरर्स। जब आप एक रिग्रेशन इक्वेशन को प्लॉट करते हो, रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हो, जो एरर टर्म्स हैं वहीं पर तो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। द ट्रूथ लाइज इन एरर्स। सत्य का प्रमाण नहीं है, असत्य का प्रमाण होता है, और जिस चीज को आप असत्य साबित नहीं कर सकते शायद वो सत्य होगी, यहीं पर रिस्क आ जाती है। तो अगर हम लौटे आपके बिंदु पर, तो जो जितने भी तरह के मेथड्स हैं, और खाली ये शेयर बाजार में नहीं, मेरे जीवन का अभी तक का ये अनुभव है कि हम सबको किसी भी चीज का अध्ययन करना, किसी भी तरीके को अपनाना, किसी भी मूल्यों को अपनाने की जरूरत क्यों है। हमारा और कोई भी शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं, हमारा अपना मस्तिष्क है। तो मेरे को जितना मेरे व्यक्तित्व के बारे में समझ में आया, तो मेरे लिए ये निश्चित हो गया। अब मैंने 40 साल की उम्र में एमएससी इन क्वांट फाइनेंस भी किया, ये देखने के लिए कि क्या है ये चीज़। बिना पढ़े किसी चीज़ से बहस नहीं करनी, किसी को झुठलाना नहीं है। एफर्ट डालिए, अध्ययन कीजिए, पसीना बहाइए, समझिए, फिर उसको त्यागिए। बिना पाए कैसे त्यागोगे। तो अगर मैंने जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिए, शुरुआत में लगता था मैं बाकी से बेटर हो जाऊंगा, और फिर मेरे को ओवर ए टाइम ये लगने लग गया कि मुझे किन किन चीज़ों से बचना है। तो जब मैंने क्वांट फाइनेंस की डिग्री हासिल की और मैंने आके परिवार को बोला कि जी मैं तो क्वांट का काम नहीं करूँगा, जो मेरी चार्ट देख रहा हूँ मैं वही देखूँगा, तो परिवार को नाराज़गी हुई कि बच्चों को सैटरडे संडे तुमने मिस कराया, मेरे को समय नहीं दिया, अपने आप को इतना परेशान किया कि काम के साथ साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो उस उम्र में, तो ये क्या मतलब है। तो बोला पढ़ के समझ में आया कि ये मेरे लायक नहीं। बोला क्यों नहीं है। बोला बचपन से हमेशा फर्स्ट है, नंबर्स में अच्छा हूँ, पढ़ाई अच्छी की है, मुझे घमंड हो जाएगा क्वांट फाइनेंस को अगर मैं लागू करूँगा। दुनिया भर के एजम्पशंस करके क्वांट फाइनेंस का एक मॉडल बन गया है। तो कुछ लोगों के लिए क्वांट फाइनेंस काम की चीज़ हो सकती है, जैसे आजकल बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ गए, किसी भी बात को साबित करने के लिए डेटा सेज दिस, डेटा का मतलब बाद में करेंगे, डेटा सेज दिस। तो किताब का काम फर्नीचर की भी तरह यूज़ कर सकते हैं, आप उसको पत्थर बना के किसी को मार भी सकते हैं, और आप किताब को पढ़ के समझ सकते हैं कि मेरे मतलब का काम नहीं है, कि मुझे इंटेलेक्चुअल एरोगेंस तबाह कर सकता है, तो मैं क्वांट फाइनेंस नहीं करूँगा। तो अब हम लौटे कि क्यों टेक्निकल एनालिस्ट बेस्ट नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रतीत होती है कि मेरे इंटेलिजेंट, फर्टाइल, एक्सेसिवली इमेजिनेटिव माइंड को मैं बांध के रख पाऊँगा। मेरी ये सोच है, सारे लोग मेरे से असहमत हो सकते हैं, कि मेरा शत्रु मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो मेरे अंदर जो आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, विवशताओं का जो भूचाल हर वक्त बना रहता है, जो द्वंद्व चलता रहता है मेरी महत्वाकांक्षाओं और मेरे अंदर की विवशताओं का, उस द्वंद्व के अंदर में मैं अपने गंतव्य से छटक न जाऊं, मैं मेरी दृष्टि को, अपनी सोच को केंद्रित रख सकूं एक दिशा में। तो मुझे बांध के रखने के लिए, देखिए बुद्धिमान के जीवन की समस्याएं दूसरी हैं, बिना बुद्धि वाले की समस्याएं दूसरी हैं। समस्याएं सबके जीवन में है। तो जहाँ बुद्धि का अभाव है वो सरलता के साथ बहुत सुख का जीवन जी सकता है। तो जहाँ बुद्धि ज़्यादा है तो पहले बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस मेरे इंटेलेक्ट को फोकस करने के लिए है, और मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए अच्छी है कि नहीं, या ये सबसे अच्छी है कि नहीं। साफ सच्ची बात यही है। पर सर बाजार में ना एक वर्ड हमेशा सबके जहन में होता है, मल्टी बैगर। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस से मल्टी बैगर शेयर्स ढूंढे जा सकते हैं? क्या ये एक स्किल है जो किसी किसी के हाथ लगती है, या फिर प्योर लक, एक चांस है? लक तो हर चीज में, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ट्रुथ लाइज इन द एरर्स। जो लास्ट का 1% है वो भगवान के हाथ में है। आप बाकी की जो 99% स्किल्स हैं, उन स्किल्स के बावजूद भी आप अपने भाग्य से नहीं बच सकते। आप, रावण के पास सबसे ज्यादा स्किल्स थी, तो उसके कृत्य ऐसे थे कि उसके भाग्य को उसने ध्वस्त कर लिया, वो भगवान से बढ़ पड़ा।
रावण से ज़्यादा स्किल्ड कोई था? पूरी मानवता के इतिहास में रावण से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, रावण से ज़्यादा कलाओं का ज्ञाता कोई नहीं हुआ, रावण से ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई हुआ नहीं, उससे ज़्यादा सक्षम कोई हुआ नहीं, और रावण से बड़ा राक्षस कोई कहलाया नहीं। तो स्किल वर्सेस लक की जो डिबेट है वो किसी और दिन करने योग्य है, पर आपके मल्टीबैगर के प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी करते हो अच्छी वाली समझ बूझ के साथ, पूरे शास्त्रों के अध्ययन के साथ, या आप पुंगा पंडिताई वाली करते हो, चाहे आप टी लीव्स देखते हो, चाहे आप कॉइन टॉस करते हो, आप किसी भी तरह की प्रेडिक्टिव मेथड में लगो, चाहे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, चाहे आप न्यूरल नेटवर्क से फोरकास्टिंग मॉडल क्रिएट करो या टेक्निकल एनालिसिस से करो, एक चीज बड़ी सिंपल है जिसको पकड़ लीजिए सारे लोग। अनिश्चितता जो है, जिसका बेस्ट मेजरमेंट अभी तक स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द प्रॉक्सी ऑफ रिस्क। तो उसके कारण जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम का जो रूल है वो फिजिक्स में भी आता है। इंटायर ह्यूमन कॉग्निशन इज कन्फाइंड। पूरी मानवता की जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है वो भी ओवर टाइम बढ़ रही हैं, पर अभी तक जो कॉग्निटिव लिमिटेशन है पूरी सोसाइटी के सोच का, पूरी साइंस टेक्नोलॉजी पैरा साइंस सबको आप मिला लो कि स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के अनुसार अनिश्चितता बदलती है। 1% की अगर डेली वॉलेटिलिटी है तो 256 दिन अगर ट्रेडिंग करने के लिए है साल भर में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 यानी 16% की एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी होगी। तो आप रोज 1% का फैसला लोगे 256 बार, तो 256 बार आपको 256% की झाड़ पड़ सकती है, पिटाई पड़ सकती है। पर अगर आप लॉन्गर टर्म फोरकास्टिंग करने के लिए और लॉन्गर टर्म एक्शन लेने के लिए अपने चंचल मन को काबू में रखकर थोड़ा धैर्य रखें, तो आप जितनी ज़्यादा लॉन्गर टर्म फोरकास्टिंग करोगे, चाहे पंडित वाली चाहे पोंगा पंडित वाली, लॉन्गर टर्म फोरकास्टिंग विल ऑलवेज वर्क बेटर। तो टेक्निकल एनालिसिस को कटघरे में खड़ा करने के बजाय ह्यूमन कॉग्निशन को समझा जाए, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी आप जितनी ज़्यादा लॉन्गर टर्म फोरकास्ट पे जाओगे और जितनी ज़्यादा आपकी एरर टॉलरेंस को बढ़ा दोगे। इंट्राडे की ट्रेडिंग करने के लिए 25 पॉइंट निफ्टी आज 25,000 26,000 के भाव पे आप, कुछ लोग स्टॉप लॉस बना लेते हैं, कुछ लोग 100 पॉइंट की रखते हैं, पर आपको जब लॉन्गर टर्म फोरकास्ट करनी है तो 5-10% का एरर टॉलरेट कर सकते हो। तो आपकी क्वांटिटी अगर रीजनेबल होगी, अहंकार रीजनेबल होगा, तो चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, क्वांट फाइनेंस हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आप ताम्रपत्र से भविष्य को देखने की कोशिश कर लो। द नेचर ऑफ टाइम, वक्त को कोई पार नहीं कर पाएगा, वक्त से बड़ा कोई इल्यूजन नहीं है। तो इसको ऐसे देखिए, फिर वक्त ज्यादा दो, समय ज्यादा दो, तो फिर मल्टीबैगर्स आइडेंटिफाई करने हैं। मल्टीबैगर रातों रात थोड़े बनेंगे। अगर कोई मल्टीबैगर बनना है तो कल सवेरे थोड़े बनेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़े बनेगा। तो मल्टीबैगर्स को आइडेंटिफाई करना, हमारे को जो विद्याएं अभी तक सीखने मिली हैं, जो तरीके सीखने मिले हैं, मल्टीबैगर्स को आइडेंटिफाई करना इंट्राडे ट्रेडिंग करने से कहीं ज़्यादा आसान है। अच्छा, फिर ये एक मिसकंसेप्शन क्या होता है ट्रेडर्स और ट्रेडिंग में? गलत धारणा क्या है, गलत फहमी क्या है ट्रेडर्स को? जो ट्रेडर्स ही नहीं वो गलत फहमी फैला रहे हैं। आज के ज़माने को फिनफ्लुएंसर्स ने सबकी इंद्रियों को चोकअप कर दिया है। देखिए, इंटरनेट की जो आज़ादी आ गई, जिसके कारण एनीबडी कैन प्रिटेंड टू बी ए मैरिलिन मनरो, एनीबडी कैन प्रिटेंड टू बी ए जेपी मॉर्गन, राइट? तो अगर आप गलत जगह जाओगे, आप सोशल मीडिया पे जाके एजुकेशन को ले रहे हो, एजुकेशन आपको मिलेगी किताबों में, पढ़ाई में, और उसके बाद ज़िंदगी की ठोकरें खा के। पर अगर क्विक सैंड, क्विक सिल्वर खोजने के लिए काम कुछ करना नहीं है, 4 लोगों की ट्वीट पढ़ के सौदा कर लो, तो फिर अफीम तो बिकेगी ना। आप अफीम पियोगे तो अफीम बेची जाएगी। तो ये जो धारणाएं हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, हाँ, ये फिनफ्लुएंसर समाज का अवसर है। लोग इस पे भी एजुकेटेड होंगे कि फ्री में जो कुछ मिलता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो धारणाएं गलत तो वहाँ है, पर जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसके अंदर में कोई गलत फहमियाँ नहीं है। जब आप चार्ट्स देखते हो तो आप उसमें पैटर्न्स देखते हो, ह्यूमन बिहेवियर देखते हो, क्या दिखता है? डर, खौफ या फिर यूफोरिया? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? 30 साल की जर्नी का आंसर 30 सेकंड में देने के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं उसको फिर इतने निचोड़ में कहूँगा कि पूरा सच 30 सेकंड में बाहर आ जाए। मेरी ये कोशिश रहती है, देखिए, आप किसी भी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में एक्टिव हैं, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और आपकी ह्यूमन जर्नी जिस दिशा में जा रही है, जिस गंतव्य को ढूंढ रही है, आपके काम में भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो
अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आई थी, किसी को चिड़िया नजर आई थी, किसी को पूरे पेड़ की डाल नजर आई थी, किसी को पूरा वन नजर आया था। तो एकाग्रता को प्राप्त करना, एकाग्र चित्त को बना पाना और कंप्लीटली इतना फोकस हो जाना अपने काम में कि आप सब कुछ भूल जाओ और अपने आप को भी भूल जाओ, इसी कारण से हर तरह के काम को करने का मौका मिला है। ये बात अर्जुन की जो स्किल सेट है, ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, हर इंसान के सामने यही चुनौती है कि अर्जुन जितनी एकाग्रता सीखनी है। ये मेरी सोच है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। तो जब चार्ट को देखते वक्त मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा है, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ऐसा मनाता हूँ कि मेरे पे ये कृपा हो जाए कि मैं चार्ट को देखते वक्त ये भी भूल जाऊँ कि मैं हूँ। तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट अपने आप जो बोलेगी। तो जितने भी टूल्स है, इंडिकेटर्स है, ओवर द ईयर्स शायद ही ऐसा कोई मेथड होगा, ऐसी कोई किताब होगी जिसको निचोड़ा ना होगा। पर अगर कोई आके सोचता है कि ये क्या करता है, कैसे देखता है, तो मेरी तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ चार्ट रहती है, एक ऑसिलेटर भी नहीं रहता है। तो मेरी वो सारी चार्ट आपसे अपने आप बात करेगी। जब आप, पता है लोग इतनी इफ बट किंतु परंतु ये वो क्यों होता है? आपके और आपके बीच में, आपके काम के और आपके बीच में आपका अहंकार है। पर जब आप गायब हो जाओगे तो आपका अहंकार गायब हो जाएगा, तो आपका काम अपने आप होगा। आपको मेरी बातें कहानियां लगेंगी, नहीं, बहुत टफ है अपने दिमाग को ऐसे सेट करना, क्योंकि जिस तरीके का मूड माहौल जैसे आज है, आप न्यूज नहीं देखोगे क्या? देखिए मुझे अगर थोड़ा सा आर्टिकुलेशन की स्किल मिल गई है और मैं इस बात को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने एक्सीलेंस को अचीव किया है उन्होंने भी यही किया है, पर उनको या तो जरूरत ही नहीं पड़ी आर्टिकुलेट करने की, वो अपने काम में इतना तल्लीन थे कि उनको किसी पॉडकास्ट में आने की जरूरत नहीं थी। पॉडकास्ट में आपके पास आ गया आपके प्रेम के वश। पर इवेंचुअली जब एक अनुभवी डॉक्टर होता है, एमबीबीएस तो उसने भी की है, उसने भी बहुत किताबें पढ़ी, सारे संसार की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहते हैं। जो लोग खोजते हैं ना अनुभवी डॉक्टर, कि नब्ज देख करके बता देगा क्या प्रॉब्लम है। तो कैसे होता है ये कि जब आपकी सोच को, देखिए थोड़ा सा डाइग्रेशन अलाउ कीजिएगा, और ये किसी और का कोट है पर मैंने अपने जीवन में इसको एक शास्त्र की तरह पकड़ लिया है। किसी भी चीज को जानने के, किसी भी स्किल को प्राप्त करने के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज पे व्हेन अ पर्सन डज नॉट इवन नो व्हाट ही डज नॉट नो, ही इज कंप्लीटली इग्नोरेंट। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स नोइंग व्हाट ही डज नॉट नो, ही इज क्यूरियस। बट व्हेन अ पर्सन नोज व्हाट ही नोज, ही इज ट्रेन्ड। But a person qualifies to be considered a skilled person when he does not need to remember what he knows. लर्नर लाइसेंस चलाते वक्त, एक लर्नर लाइसेंस के साथ ड्राइविंग गाड़ी को करते वक्त लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, रियर व्यू मिरर में देखेगा यू टर्न का सिग्नल है कि नहीं है। पर जब वो एक्सपर्ट ड्राइवर, स्किल्ड ड्राइवर बन जाएगा, तो गाड़ी के साथ वो एक फ्लो में चलेगा। उसको लेफ्ट राइट, दायां बायां, आगे पीछे, साइड मिरर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, स्पीडोमीटर को भी देखने की जरूरत नहीं है। जिसने भी गाड़ी चलाना सीखा है उसने सीखने के इन 4 स्टेजेस को क्रॉस किया है। तो स्टॉक मार्केट हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे खाना बनाना सीखना है, चाहे रिश्तों को संभालना सीखना है, द प्रोसेस एंड जर्नी ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज दैट यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू डोंट नीड टू रिमेंबर व्हाट यू नो। तो मेरी आज की तारीख में चार्ट देखने की यही कोशिश रहती है कि जहां मुझे विचार आ जाता है, जहां मुझे सोच आ जाता है, जहां किसी इमोशंस को छोड़ दीजिए, जहाँ सोच भी आ जाता है, मैं चार्ट रीडिंग सेशन को बंद कर देता हूँ, अंगड़ाई लेता हूँ, टहल के आता हूँ। ये तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बहुत कम सक्सेस मिलती है इस मार्केट में। डिजाइन ही ऐसे हुआ है मैकेनिज्म कि यहाँ पर ये लूजर्स गेम लगता है, यानी कि आओगे तो गवाने ही आओगे। और बहुत सारे नॉलेजेबल ट्रेडर्स इतने सक्सेसफुल नहीं है सर। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, यहाँ पे मुझे एक टिप्पणी करने दीजिए। जितने भी तरह के काम कोई इंसान को करने के मौके मिले आज के समाज में, वॉट एवर प्रोफेशंस आर अवेलेबल, स्टॉक मार्केट इज द फास्टेस्ट फीडबैक मैकेनिज्म। सौदा करते के साथ मार्केट फटाफट हर टिक के साथ बोलने लगता है, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। तो यहाँ सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को ये चाहिए कि बॉस बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, कोई फीडबैक नहीं दे, मैं अपना अकेले काम करूंगा। और कुछ लोगों को चाहिए कि कांस्टेंट गाइडेंस बॉस से मिलनी चाहिए। तो जो लोग फंसी हो जाते हैं, कंटिन्यूसली बॉस बताएगा या दिस इज राइट या दिस इज रॉन्ग, तो बोले यार नौकरी छोड़ देता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना इंटरफेयरिंग बॉस को नहीं हैंडल कर पाते। तो स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिमांडिंग बॉस विच विल कॉन्स्टेंटली गिव यू फीडबैक। तो आपको चुनना है कि मैं कितनी फीडबैक के लेवल पर परेशान हो जाता हूँ, और आपको उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ट्रेडिंग नहीं करनी है या इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। जहाँ पे आप एकदम लॉन्ग टर्म हो जाते हैं और वहाँ गड़बड़ लगता है। तो हर आदमी की अपनी एक इंटरनल रिदम है
जिसे आपको चुनना है, एक नंबर बात। और खाली ट्रेडिंग नहीं, संसार का ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें सिर्फ विनर्स को ही सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हीं की कहानियां बनती, लूजर्स की नहीं बनती है। दुनिया के किसी भी बिजनेस में चले जाइए, 1% से भी कमती लोग किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल है, बाकी लोग सक्सेस को ढूंढ ही रहे हैं। चूंकि स्टॉक मार्केट एक इंस्टेंट फीडबैक का मैकेनिज्म है और चूंकि यहाँ पे लिवरेज अवेलेबल है, तो यहाँ हारने जीतने वालों का, विनर्स और लूजर्स का फैसला सबसे फास्टेस्ट हो जाता है। पर ये प्रक्रिया जो फनल बना हुआ है कि 100 लोगों का पैसा एक के हाथ में जाएगा और उसमें से भी 100 लोगों का एक के हाथ में जाएगा, ये तो डिजाइन ऑफ कैपिटलिज्म, ये तो डिजाइन ऑफ नेचर है। तो स्पेकुलेटर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बहुत बड़ा फर्क क्या होता है फिर? ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो आपको देखे ट्विटर पे मिलेंगे, जो 2 लॉट की निफ्टी की ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके पास दुनिया की सारी थ्योरीज, और फिन इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर्स बताते हैं। फैशन है, तभी लोग फंसेंगे उनके चक्कर में। बाकी क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हो या प्रोफेशनल डॉक्टर हो, प्रोफेशनलिज्म तो और एक्सीलेंस तो संसार की हर चीज़ में ज़रूरत है उसकी। पर ये क्लेम कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर, कोई डॉक्टर बोलता है मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर बोलता है मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, कोई जर्नलिस्ट बोलता है मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, ऑल ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स। पर स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो माया जाल इंटरनेट के आ जाने से बन गया है, सम पीपल लव टू सेलिब्रेट एंड प्रोपेगेट एन आइडिया कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, तुम नहीं हो। तो प्रोफेशनलिज्म इज एवरीवेयर एंड सम पीपल आर हु आर नथिंग, दे आर क्लेमिंग दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल हर जगह है ना, बट कौन सर्टिफिकेट देगा कौन प्रोफेशनल है? जिसने डॉक्टरी कर ली, जिसने एलएलबी पास कर ली, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल लॉयर्स भी हैं। तो सारे ट्रेडर्स ट्रेडर्स हैं, और जो प्रोफेशनल है वो सुख शांति से काम कर रहा है, जो अनप्रोफेशनल वो नुकसान कर रहा है। अच्छा, नुकसान से फिर ये बात निकल के आती है, अगर नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, तो लोग ना स्टॉक मार्केट को फिर बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मेंटली कैसे प्रिपेयर करें? कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तो उसको मेंटली कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए, ये जीवन की और स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट लाइफ का सबसेट है, और स्टॉक मार्केट में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है एक्सेप्ट कि इसकी रफ्तार बहुत तेज है, जो पूरी मानवता के ढांचे के अंदर नहीं आता हो। तो लाइफ में अगर कोई डिबेकल आ जाए, लाइफ में कोई डिबेकल आ गया, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? या तो आप उसके गम में डूब जाओगे, या आप उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये लर्निंग की प्रोसेस है। और अगर कोई अनहोनी घटना कभी हो जाती है, तो जब मैं बहुत यंग था और अपनी रुचि के कारण बड़े बड़े अचीवर्स को जाके जुड़ जाता था, सुनता था, उनको प्रोब करता था, तो जो लोग चले गए उनके क्या नाम लेने, पर मान लीजिए इतिहास रचना की क्षमता रखने वाले भी लोगों से जब करीब बैठ के उनको देखने का, सुनने का, उनसे सवाल पूछने का अवसर मिला, और उनमें से किसी एक का उतनी ही बड़ी ऐतिहासिक डिबेकल भी हो गई, और मैंने सहमते कलेजे से कि इनको बुरा न लग जाए पूछा कि आपने इसको कैसे हैंडल किया, तो इतना बढ़िया आर्टिकुलेशन उन्होंने दिया था। समबडी हु रोट हिस्ट्री एंड हुज डिबेकल्स वेर हिस्टोरिक, हुज अचीवमेंट्स वेर हिस्टोरिक, बार बार। तो उन्होंने कहा कि जब मन को चोट लगे, दिमाग को चोट लगे, तो माइक्रोस्कोप से नहीं देखने का, टेलीस्कोप से देखने का, जूम आउट। आप जब तक उस लॉस के साथ चिपके रहोगे, उस घाटे के साथ चिपके रहोगे, उस हादसे के साथ चिपके रहोगे, परिवार में कोई हादसा हो गया, निजी रिश्तों में हादसा हो गया, तो आप अगर अपनी मेमोरी को लोड करके रखोगे उन चीज़ों से जिन पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप चाहे स्टॉक मार्केट के लॉस को हैंडल करो, चाहे पर्सनल लॉस को हैंडल करो, जूम आउट करना पड़ेगा। पर उनकी जो लाइन थी वो आपके यंग दर्शकों को याद रखने में और उसको लागू करने में बड़ा आसान मिलेगा कि जूम आउट कर जाओ, टेलीस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोप से मत देखा करो, जिंदगी को दूर की सोचो। पर सर, स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे क्रैशेस देखने को मिले हैं, ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था, यानी कि आपको लगा भैया बहुत ही टफ क्रैश आया, इस बार तो निपट गए? देखिए, जहां आप सबसे ज़्यादा हासिल करते हो वहीं आपको सबसे ज़्यादा चोट लगती है, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है वहीं चोट लगती है। तो जीवन में जब पहली बार लगा कि बड़ा पैसा कमाया, पहली बार, मैं 1993 में बम्बई आया था, 2000 की Y2K की तेज़ी में लगा था कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए, अब तो मैं काम सिर्फ बोर ना हो जाऊं इसलिए कर रहा हूं। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लठ पड़ता है। तो जो क्रैश आया था, 9 दिन तक लगातार सर्किट लगी थी, तो उसके पहले अगर मैंने ग्लोबल टेली 72 रुपये में आइडेंटिफाई किया
और उसको हर महीने उसको बढ़ा के लेता गया, 400 रुपये तक डिलीवरी की अच्छी खासी पोजीशन बन गई। अपने पैसों से डिलीवरी में उतना माल उठा लिया। 400 के बाद जब स्टॉक फ्यूचर्स में आ गया, वायदा बाजार बदला ट्रेडिंग जब होती थी, तब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया था। आ गया था जी, डीमैट वगैरह हो रहा था। 400 से लेके जो उसकी 3200 तक की यात्रा हुई, हमने 1200 रुपये के भाव तक फ्यूचर्स बदले में भी ले लिया। तो अब बढ़ते भाव में आपकी पोजीशन बढ़ती चलेगी। उस वक्त 70% तक का बदला एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट पेमेंट पीपल वेयर मेकिंग वो 70% एनुअलाइज, जिसको आज मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में लोग 9% 10% पे ब्रोकर से पैसा मिल रहा है, 70% का ब्याज भरा 8 महीने तक। ऐसी खूंखार तेजी चली। 3200 का भाव जब आया तो लगा कि इस जन्म के नहीं, अगले जन्म के भी गोल पूरे हो गए। अब आप देखो कॉन्ट्रास्ट कहाँ तक लेके जाता है स्टॉक मार्केट। और 3200 से जो चलना शुरू हुआ नीचे, और जब वो एक पॉइंट के आने के बाद नीचे की 9 सर्किट लगी और सारे बैठ के बाजार में हम प्रार्थना करते थे कि आज सर्किट खुल जाए, आज मैं बाजार भाव बेच दूंगा। 3200 पे लगा दे तो 4000 में बेचेंगे, ऐसा ही होता है। तो कैसे यूफोरिया को पकड़ना है। आप जब तक गलती नहीं कर रहे, गलती करने का मौका भी मिलता है वो भी आपका सौभाग्य है, उस गलती से सीखने का मौका मिलता है वो भी आपका सौभाग्य है। आप कुछ नहीं हो। तो लास्ट में जहाँ पे पोजीशन 70 रुपये से जिसने लिया और 3200 तक का भाव देखा और लास्ट में पोजीशन जहाँ स्क्वायर हुई, तो ब्याज दे के, बदला दे के और सारा खर्चा दे के घर से नेट रुपया लग गया। शेयर का नाम बताने को फिर मैंने ग्लोबल टेली बताया। ऐसे उस जमाने में बहुत सारे शेयर्स थे और सारे लोग उसी पे लोडेड थे। तो देखिए, लिफ्ट से जो ऊपर जाता है वो लिफ्ट से नीचे आता है, और सीढ़ियों से जो ऊपर जाएगा वो सीढ़ियों से नीचे आएगा। तो ये शिक्षा जब मिली 2001 में, और उसके बाद जो शैली बदली, तो फिर अगले हर क्रैश को हैंडल करने का तरीका बदल गया। पर आपका एक और नजरिया बाजार पे जो होता है ना, वो कॉन्ट्रा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। महारत हासिल है एक तरीके से। एक तो ये पता कैसे लगता है कि यूफोरिया आ गया, और पता कैसे लगता है कि एकदम से यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर फैक्टर है। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार किसी भी चीज पे लेबल लगाने की आजादी है। देश आजाद है और मानव मन तो भगवान का बनाया हुआ ही आजाद है। पर ये मैंने पर्सनली पूछा है ना, मेरे आपने को लगता personally है पूछा, और ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं उस लेबल के बारे में एक टिप्पणी कर रहा हूँ कि एक बड़ी लेवल की बात समझो आप। पैसा बनेगा या बिगड़ेगा ट्रेंड से। कुछ लोग ट्रेंड को कंफर्म करने की अपनी डेफिनेशंस बना के बैठे हैं। तो वो अगर लेट से आएंगे, सिनेमा शुरू होने के 15 मिनट बाद आप अगर आओगे कि हम तो बड़े आदमी, हम पार्टी में लेट से आएंगे, तो वो अपने आप को ट्रेंड का फॉलोअर बताते हैं। ये भी एक लेबल है, ट्रेंड फॉलोअर। और हम ट्रेंड के पलटते के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम भी ट्रेंड के ही फॉलोअर हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। तो एंड और बेंड को भी समझना जरूरी है ट्रेंड को समझने के लिए। एंड और बेंड को देखेंगे नहीं और बोलेंगे कि हम तो ट्रेंड के फॉलोअर हैं, तो भाई यही वाली बात हो गई कि काइंडली डोंट माइंड, थोड़ा सा कैजुअल बात कर लेते हैं। बोले हमारे एक वैष्णव मित्र हैं, बोले यार मैं तुलसी पत्ती डाले बिना नहीं पीता। पी तो रहे हो ना, तुलसी की पत्ती डाल के भी पी तो रहे हो ना। वैष्णव पीता ही नहीं, पर आप पी तो रहे हो ना तुलसी पत्ती डाल के। या हमारे एक जैन मित्र हैं, मैं तो खैर नॉनवेज नहीं खाता, नॉलेज नहीं है। मैं उनके साथ बैठा था एक रेस्टोरेंट में, बोले वो मेरे को जैन चिकन ला के दो। बोले जैन चिकन क्या होता है यार? आप जाओ किसी भी बॉम्बे के रेस्टोरेंट में, बोलो जैन चिकन, तुरंत वेटर समझ जाएगा। जैन चिकन वो होता है बोनलेस चिकन। मैंने तो बोन वाला बिना बोन वाला दोनों नहीं खाया, दोस्तों को खाते देखा है। बोले जैन कैसे हो गया ये? बोले उसमें क्रूएल्टी का एहसास कम आता है बिना बोन के। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों ने लेबल लगा दिया है, कॉन्ट्रेरियन है। कुछ लोगों ने लेबल लगा लिया कि हम ट्रेंड फॉलोअर है। अब कुछ लोगों का कल्चर है कि पार्टी स्टार्ट होने से हम आधा घंटा बाद जाएंगे क्योंकि हम बड़े लोग हैं। कुछ लोगों का है सिनेमा स्टार्ट होने के 2 मिनट बाद जाएंगे, पूरा हॉल खाली है। तो पर्सनल स्टाइल है। ह्यूमन नेचर इज अ मैटर ऑफ पर्सनल स्टाइल, पर्सनल चॉइसेस। ह्यूमन नेचर की कोई फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की, किसी भी चीज़ की कोई डेफिनेशंस नहीं है। तो कॉन्ट्रेरियन क्या होता है? हम प्रतीत होते हैं कॉन्ट्रेरियन। हम ट्रेंड के एंड को आइडेंटिफाई करते हैं, और आप नए ट्रेंड के शुरू होने के बाद जब लेते हो, उसके बावजूद भी तो वापस वो बॉटम पे आ जाता है स्टॉक। तो इट्स ए गेम ऑफ स्टाइल। कोई T20 ठीक से खेल सकता है, कोई 50 ओवर मैच खेल सकता है, और कोई बोले यार क्रिकेट का गेम खेलना ही नहीं है, सिर फूट जाएगा। तो ये मैटर ऑफ स्टाइल है, डेफिनेशन नहीं है। मार्केट में लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस बना दी, जैसे बोनलेस चिकन, जैन चिकन। पर ये जो डेफिनेशंस बनाई गई हैं, इसमें आजकल एक नया ट्रेंड भी आया है और यूथ उससे बहुत प्रभावित हो रहा है, और वो है फिल्म इन्फ्लुएंसर, जिसके बारे में हमने बहुत इस पॉडकास्ट में बोला भी है अभी। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सपने दिखाए जा रहे हैं
फिन इन्फ्लुएंसर्स का जो अभी दौर चला है, इसको आप कैसे देखते हो? और जो सीखने आया है, ज्यादा सीखता ऑनलाइन ही है इन्हीं सब फिन इन्फ्लुएंसर्स से, सोच है देखिए इन्वेस्टर्स ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि इन पे सब पे बड़ी बड़ी डिबेट्स, बड़े बड़े पॉडकास्ट साल भर चल सकते हैं, तो इसलिए मैं संक्षेप में इसको बोलूंगा। फिनफ्लुएंसर टर्म क्या है? जो सोशल मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस जनरेट करने की क्षमता रखते हैं और जिन्होंने फिनांस को अपना निश बनाया है। फिनफ्लुएंसर्स फिनेंशियल प्रोफेशनल्स क्यों नहीं बन रहे? सेबी का जो NISM का एग्जाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो वो हास्यास्पद है, बहुत सरल है। इतने काबिल हो, लाख लाख 2-2 लाख फॉलोअर्स जनरेट कर लेते हैं बॉट लगा करके, आर्टिफिशियल हैंडल से। इतनी क्रिएटिविटी है। सोशल मीडिया के सर्कस को देख के हंसते हंसते रात को नींद बड़ी मीठी आती है। कोई कोई जो आपके भी पीछे पड़ते हैं वो इतनी इतनी प्यारी व्यंग्य कर देते हैं, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि सोशल मीडिया अपने आप में एक पूरा सर्कस है। पर ये फिनफ्लुएंसर्स जब इतने काबिल हैं, ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कंप्लायंस करना पड़ेगा, सारे सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। पर आपको पता है सर, सब ऐसे नहीं होते। आपके सामने एक बैठा होगा। देखिए, मैं उस पर भी आऊँगा। आप तो एक अलग ही अपवाद हो, आप तो एक अलग ही अपवाद हो। जो पोएटिक लाइसेंस सारे भारत के जर्नलिस्ट लोगों ने लिया हुआ है, एंड आप उसमें से एक सक्षम व्यक्ति होते हुए भी आपने सेबी रेगुलेशंस को अपहोल्ड किया, और आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पोएटिक लाइसेंस हर जर्नलिस्ट को इस देश में मिला हुआ, आप अकेले ऐसे अपवाद हो, मेरी नज़र में और कोई नहीं है जिसने सेबी रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी लिया है और पूरी आप एनुअल ऑडिट कराते हो, सारे कंप्लायंस से गुजरते हो। तो आप एक एक्सट्रीम अलग अपवाद हो। आपकी पूरी बिरादरी में से कोई भी जर्नलिस्ट मुझे नहीं पता है जिसने सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया और उसके कंप्लायंसेस को फॉलो पर ये कर मेरी रहा है। सोच थी, क्योंकि उसमें गलत क्या, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप ये सही है अप्रोच। आपको अगर सारे अपवादों से, विवादों से बचना है, तो मतलब अग्नि की परीक्षा देने के लिए, वो अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए उसको भय होना चाहिए कि जिसका अपना कोई आकार है, अहंकार है। लौटते हैं फिनफ्लुएंसर्स की तरफ। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि भाई ठीक है, कुछ लोग क्लेरिकल जॉब करते करते अचानक से मार्केट में थोड़े प्रोमिनेंस में आ गए, तो पढ़े लिखे नहीं, भाई ग्रेजुएट भी नहीं है, तो शुरू के राउंड में वो लोग इन्फ्लुएंसर बने। फिर अब तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, इतने चतुर किस्म के लोग भी हैं, तो कंप्लायंस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी मंशा शायद हो। सबको कटघरे में खड़ा करके सब पे आरोप मैं कैसे लगा दूं जब तक मेरे पास सबूत नहीं। पर सोचता हूं कि इतनी कलाकारी, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बिठा रखी है, ऐसी क्रिएटिव मीम्स बनाते हैं, ऐसे ड्रामे रचते हैं सोशल मीडिया पे लोग, तो भाई सेबी का रजिस्ट्रेशन लेकर के कंप्लाइंट होने में क्या कठिनाई है? तो अगर आपकी मंशा अनुचित होगी कहीं ना कहीं, तो आपको परीक्षा या अग्नि परीक्षा से गुजरने में भय होगा। पर अगर आप शुद्ध हैं, आपके इरादे नेक हैं, आपको सही काम करने की इच्छा है, तो आप सारा झंझट छोड़ करके बोलोगे पहले कंप्लाइंट हो जाए, ऐसा लगता है। अब हो सकता है कोई, जैसे आप अपवाद हो कि अभी तक तो देश के अंदर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो अब्यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टिक लिबर्टीज़ लोग लेते हैं। मैं फिनेंशियल जर्नलिस्ट तो फिर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बाकी हो सकता है बहुत सारे फिनेंशियल जर्नलिस्ट मेरे मित्र हैं, किसी को तीख भी लग सकती है, पर क्या कोई जर्नलिस्ट टेलीविजन पर बैठ करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोगों को दवाइयाँ रिकमेंड कर सकता है? आपको MBBS होना पड़ेगा और आपको पर्सनली उसको चेक करके आप रिकमेंड करोगे। तो अभी तक क्या है, हम अंडर रेगुलेटेड मार्केट हैं, रेगुलेटर का कैनवास बहुत बड़ा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, ब्रोकर रेगुलेशन, मतलब सेबी के काम का स्कोप इतना ज़्यादा बड़ा है कि सेबी के टेलीस्कोप को पकड़ते पकड़ते सेबी के पास में मैन पावर और बैंडविड्थ और उसका होराइजन जो है, अब ये माइक्रोस्कोप के नीचे जो काम चल रहा है घास फूस के लेवल पे, जो फिनेंशियल एडवाइस देने का जो काम है, कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट और फिनफ्लुएंसर्स की जो लड़ाई है, फिनफ्लुएंसर जाके म्यूचुअल फंड से तो लड़ नहीं रहे, इन्फ्लुएंस करने के काम में लगे हुए हैं। तो हम अभी भी इवोल्यूशनरी ऐसे स्टेज पे, रेगुलेटरी इवोल्यूशन का जो 20 साल का इतिहास है वो इनफ नहीं है। सेबी बहुत एक्टिव होता जा रहा है और बहुत प्रोएक्टिव अच्छे मेजर्स लेता जा रहा है, पर 150 करोड़ की आबादी वाला देश, विश्व की 20% आबादी हमारे यहाँ पे है और विश्व का 80% टैलेंट हमारे यहाँ पे है। हम इंडियंस घने श्याणे हैं, तो 20% आबादी में वर्ल्ड का 80% टैलेंट है, क्रिएटिविटी। तो
फिन इन्फ्लुएंस, अब हम लोग एक ही टॉपिक पे ज़्यादा अटक गए, मैं इसको समेटता हूँ। देखो, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास सबूत भी नहीं है, तर्क भी नहीं है, मैं सोचता हूँ कि सुख शांति की ज़िंदगी को छोड़ करके इतनी झंझटबाजी की ज़िंदगी कोई फिन इन्फ्लुएंसर क्यों जीता है। आप अगर रजिस्टर्ड हो, कंप्लायंट हो, आप अपने सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो निडर होके जी सकते हो। और फिन इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ऐसे रोचक नाम रख लेंगे, वेरीफाइड हैंडल है, फिर भी एक से एक कलाकारी वाले नाम होते हैं। कोई लिख देगा फलाना कोई वेल नोन ब्रांड को भी पैरोडी अकाउंट। तो इस तरह का कठोर जीवन वो क्यों जी रहे हैं? कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम के अंदर में कन्फ्लिक्ट है, और ओवर टाइम सेबी विल फ्लश देम आउट। पर किसी को सीखना है स्टॉक मार्केट, तो ये तो बहुत आसान माध्यम हो गया ना कि आप ऑनलाइन सीख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट को सीखना हो, चाहे आपको किसी भी चीज को सीखना हो, शुरू में सब लोग आसान रास्ते चलेंगे, और फिर उसके बाद जब समझ में आ जाएगा उसकी कीमत कितनी बड़ी है, तो कठोर रास्ते चलेंगे। देखिए, मेरी एक फेवरेट लाइन है जो मुझे याद आ गई फिन इन्फ्लुएंसर से। ये फिन इन्फ्लुएंसर्स को कितनी भी सेबी कठोर सजा दे दे, कितना भी समाज में कुछ लोग भर्त्सना कर ले, ये खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ते रहेंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? जो हमारे रिलीजन में भी होता है, जब तक चमत्कार की खोज हर हृदय में है, हर गली में बाबा पैदा होगा। और चमत्कार की खोज कर करके जब लोग हाथ जला लेंगे और बाबाओं से ध्यान हटा के भगवान पे ध्यान देंगे, चमत्कार को खोजने की बजाय और बाबा को खोजने की बजाय जब मार्केट पे ध्यान देने का काम लोग शुरू करेंगे, तब फिन बाबा लोगों की ग्रोथ होती जा रही है। एक बाबा पकड़ा गया, इतना बड़ा कांड कर दिया, 100 पैदा हो जाते हैं अगले 2 घंटे में। क्यों हो रहा है हमारे समाज में ये? हम भारतीय बड़े रोमांचक किस्म के व्यक्ति हैं। हम सबका व्यक्तित्व बड़ा रोमांचक है। वी आर ऑल वेरी वेरी रोमांटिसाइजिंग पीपल, एंड देयरफॉर वी कीप ऑन सीकिंग मिरेकल्स। तो मिरेकल सीकिंग जो इंडियन माइंडसेट है, इसलिए रिलीजन में भी बाबे पैदा होंगे और शेयर बाजार में भी बाबे पैदा होंगे। बाबों को सेबी कब तक मारेगी? मानसिकता को बदलना पड़ेगा समाज की। 50 साल की लड़ाई है। फिन इन्फ्लुएंसर्स भी आज अगर इस पॉडकास्ट को देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे। 50 साल आगे भविष्य है, क्योंकि भारत के अंदर में चमत्कार की खोज तो कभी खत्म होने वाली नहीं। पर ये तो देखो ना, बहुत यूथ भी तो आ रहा है ना अब ये स्टॉक मार्केट पे, लेकिन वो एफएनओ सीखना चाहता है। तो जो कुछ भी लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के भी वो स्टेजेस हैं। आपको चोट खाए बिना, है हिना पिसे बिना रंग कैसे लाएगी? तो पिसना तो पड़ेगा। चाहे फिन इन्फ्लुएंसर की सिलोड़ी पे पिस जाओ या अपने परिश्रम की सिलोड़ी पे पिस जाओ, पिसना तो पड़ेगा, तभी हिना रंग लाएगी। तो आसानी से पिसने के लिए आप आसान रास्ता खोज के फिन इन्फ्लुएंसर के पास चले जाओ, और मेथोडिकली पिसना है तो जिसके भाग्य में जो लिखा है वैसे उसको सीखना है। सीखने के अंदर में चोट तो खानी पड़ेगी। ऐसा कोई घुड़सवार नहीं, ऐसा कोई साइकिल चलाने वाला नहीं जिसने घुटने ना तोड़वाए हों। यही सीखने की प्रोसेस है। तो फिन इन्फ्लुएंसर्स को भी शुक्रिया अदा करो कि वो सिखाने की प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। जितने भी फ्रॉड पाखंडी बाबे, पहले उनसे नफरत होती, बोले ये भी भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ने सबके लिए अलग अलग तरीके बनाए सीखने के लिए। जो अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि हर काम का एक ही उद्देश्य है। इस जीवन की यात्रा को जीने के लिए अच्छे से हम काम शुरू करते हैं, और काम के बीच में कहीं हमें महसूस होने लगता है, पहले हम सुख खोजने के लिए, पैसा कमाने के लिए निकलते हैं। जब सुख के साधन बैठ जाते हैं तो हम संतोष खोजने के लिए काम करते रहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और अच्छा काम करके दिखाना है, इंडस्ट्री का भला करना है। आप इंडस्ट्री एसोसिएशंस को लीड करते हो, प्रोफेशनल बॉडीज़ को चलाते हो, आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हो। तो सुख और संतोष के आगे क्या? बुढ़ापे तक लोग क्यों काम करते हैं? भगवत गीता में क्यों नहीं लिखा गया कि कहीं पे भी आपको कर्म को त्याग देना चाहिए, भगवा धारण करके सन्यास लेके चले जाना चाहिए? सन्यास का कहीं उल्लेख नहीं है भगवत गीता में, राइट? तो अब भगवत गीता एक अलग फिलॉसफी है, तो मैं चलो उसी को फॉलो करता हूँ। और भी मार्ग होंगे, जैन धर्म में सन्यास और त्याग अपनी जगह पर है। तो नहीं, ये मैंने भी देखा कि क्यों ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो चेयरपर्सन हैं, ये काम करते रहते हैं बहुत समय तक। तो ऐसा देखिए, क्या? मैं किसी भी तरह की वैल्यू सिस्टम डिबेट में तो नहीं पढ़ूंगा कि जैनिज्म बेटर है कि भगवत गीता बेटर है। पर मेरे को भगवान ने अगर अपने करीब कर लिया, कृष्ण भगवान ने, और मैंने उनके माध्यम को स्टडी किया है। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज़ योर आइडियल डेथ, आई से माई आइडियल डेथ इज़ ऑन माई कीबोर्ड। मेरे जब प्राण लगे, मेरे प्राण छूटे तो मेरी उंगलियां मेरे कीबोर्ड पे होनी चाहिए। तो सबकी ऐसी आकांक्षाएं, सबकी अलग अलग। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब इस प्रकृति के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक ही सत्य है कि परिवर्तन ही सत्य है, स्थायी कुछ नहीं है। एक ही स्थायित्व है कि परिवर्तन होता जाएगा। तो मैं कल्पना करता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, प्रमाण नहीं है, कि भगवान भी अभी तक इस पूरी सृष्टि को बनाने का काम पूरा नहीं कर पाए हैं, वो करते जा रहे हैं।
तो जो भी फाइनल फोर्स है, उसको गॉड बोलिए, कृष्णा बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी फाइनल फोर्स है, जिस फोर्स के साथ हम अलाइंड होने हैं, जब उसने आराम करना शुरू नहीं किया, वो काम करते ही जा रहा है, तो यू अलाइन योर इमोशंस, योर एनर्जी एंड योर आउटपुट टू दैट फिनाले ऑफ फोर्स whom somebody may call God or whatever। तो जब पूरी प्रकृति काम करते जा रही है, तो काम पहले हम सोचते हैं कि ज़रूरत पूरा करने के लिए कर रहे हैं, फिर मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चल के आपको इस बात का आभास होता है कि ये पूरी ज़िंदगी इसके आगे की किसी और बड़ी यात्रा की तैयारी करने के लिए हमारे को ड्रेस रिहर्सल मिली थी ये ज़िंदगी। और इस रिहर्सल के बीच में हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। कमाई करना ज़रूरी है, अच्छी बीवी खोजना ज़रूरी है, फिर उसके साथ निभाना ज़रूरी है, फिर बच्चों को अच्छा बनाना ज़रूरी है। ये सारे हमारे इल्यूजन्स थे। और एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी 80-90 साल की उम्र, वॉरेन बफेट ने 90 साल की उम्र तक काम किया। व्हाट ड्रोव हिम? उसकी ज़रूरत तो बहुत पहले पूरी हो गई थी। तो ये अपनी अपनी इवोल्यूशन है, अपनी सोच है। तो न रिटायरमेंट और न कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे को तो लगता है शब्द ही गलत है। आप कैसे रिटायर हो पाओगे? ह्यूमन माइंड कैन नेवर रिटायर। तो अपनी अपनी पर्सनल फिलॉसफी, इस पे बहस नहीं हो सकती। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच है। सर, अब इस पॉडकास्ट के हम अंतिम चरण में आ गए हैं, तो अब रैपिड फायर होगा और बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। तो उसमें पहला सवाल ये है कि एक ऐसा ट्रेडिंग रूल जो हर मार्केट पार्टिसिपेंट को फॉलो करना चाहिए। जीवन में भी और मार्केट में भी एक ही रूल है, आपका अहंकार बीच में आया, आप खत्म। और स्टॉक मार्केट के अंदर अहंकार को कंट्रोल करना भगवान ने बहुत आसान बना दिया है। अपनी पोजीशन की साइज पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी स्किल्स आपको अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, बुल मार्केट या फिर बियर मार्केट पैसा कहाँ पर आसानी से बनता है? नौसिखिया कमा जाएगा बुल मार्केट में आसानी से, और बेयर मार्केट में ज़्यादा आसानी से कमाएगा जिसने अनुभव पाया, क्योंकि दोनों तरफ की चाल, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अलग अलग फेज में अलग अलग। देखिए, बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा, और बूढ़े हाड़ जो है ना बेयर मार्केट में कमाएंगे। सबके लिए अलग अलग टाइम है। अच्छा, मैनुअल ट्रेडिंग या फिर एल्गोज? उसका रीज़न बताइए, क्यों एल्गोस? एल्गो ट्रेडिंग को अगर लोगों ने जो एक नया मिरेकल बता दिया कि आप एल्गो बना लो ऑटोमेटिक पैसा बनेगा, तो एक तो प्रकृति की डिज़ाइन ये है कि बैठ के पैसा नहीं बनेगा। बैठा हुआ ठहरा हुआ पानी तालाब का सड़ जाता है, बहती नदी के अंदर में हमेशा ताज़ा पानी मिलता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को अगर ये सोच के कोई करना चाहता है कि इससे ब्रह्मांड का सत्य मिल जाएगा और हमें कोई एज मिल जाएगी और शेयर बाजार से हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लगा लेंगे, तो कंप्लीट भ्रम है। हर आदमी को जिंदगी में भी और शेयर बाजार में भी उन्हीं तरीकों को ढूंढना है कि जिन तरीकों से वो अपने आप से बचा सकें अपने आप को, कि मैं खुद अपने आप को बर्बाद न कर लूं। अगर उस सोच से आप एल्गो पे चलोगे कि मेरी ट्रेडिंग डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस से मैं बच जाऊंगा, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न से भी बच जाओगे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ब्याज पे पैसा कमाने जैसी स्टाइल की रिटर्न देता है, और लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों टेलेंट्स को काट देता है। और जो लोग ये अफीम की गोली बेच रहे हैं कि मैं एल्गो बेच रहा हूँ, श्योर शॉट पैसा बनेगा, तो देखिए, क्षमा कीजिएगा, किसी के नसीब में बाबे से सीखना लिखा है, किसी के नसीब में गुरु से सीखना लिखा है। अपना अपना नसीब, उसको झेलिए। तो एल्गो ट्रेडिंग अगर आप राइट इंटेंशन से कर रहे हो कि भाई इतनी बड़ी वेल्थ हो गई, इसको मेरे को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, तो एल्गो ट्रेडिंग में मैं 10 स्ट्रैटेजी लगा के रखूंगा। स्ट्रैटेजीज को भी रीबैलेंस करना पड़ता है, और पूरी क्वांट फाइनेंस में हर जगह जजमेंट है। इल्यूजन ऑफ नंबर्स, इल्यूजन ऑफ मैथमेटिक्स। एंड बिकॉज मैंने समझा कि मेरा बचपन से नसीब तेज था कि मैं सेकंड नहीं आया पढ़ाई में, तो मुझे लगा कि घमंड आ जाएगा मुझे, इतनी ज़्यादा इसमें एरोगेंस है, इसलिए मैंने सीख लिया, उसको नहीं किया। तो वाई आई डिड नॉट बिकम ए क्वांट, ये मेरी पर्सनल जर्नी है। पर जो लोग एल्गो ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, ये समझ लो, किसी भी तरीके को आप अपनाओ, अगर उसके पीछे आपकी फिलॉसफी ये कि मुझे अपने आप को अपने आप से बचाना है, तो एल्गो आपके लिए काम करेगा। टेक्निकल एनालिसिस भी काम करेगा। पर अगर आप ऐसा कोई सीक्रेट ढूंढ रहे हो कि मैं बाकी सारी दुनिया का पैसा अकेले कमा लूँ, तो 100% आप एल्गो लगा लो, आप हार जाओगे। अब ये जो अगला है ना, इसमें तो आप दोनों ही हो। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, कौन सा बेहतर है स्टाइल? ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस मार्केट का फेस क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। तो हमारी दिन भर जो एनालिसिस होती है, और जब F&O को भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि इसमें ट्रेडिंग मत करना, इसको इन्वेस्ट करके बैठना,
क्योंकि ट्रेडिंग में अगर उसकी चाल नॉइजी और उस नॉइज को आप टॉलरेट कर लोगे तो सामने बहुत बड़ी स्विंग है। साल भर में अगर कोई स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो हम साफ बोलते हैं इसको F&O में इसलिए रखा गया कि थप्पड़ मार के बाजार आपसे पैसे ले लेगा, ट्रेडिंग मत करना, पकड़ के बैठोगे तो लंबा चल जाएगा। तो एक स्टॉक का चरित्र, एक आपकी पर्सनैलिटी, एक स्टॉक की पर्सनैलिटी और एक करंट मार्केट का फेस, तो जिसको जो सूट करे उसके लिए वो राइट है। हिंदू बेटर है कि मुस्लिम बेटर है, क्वेश्चन ही गलत है। जिसको भगवान ने जहाँ जन्म दिया उसके लिए वही धर्म है। तो आपका जो भी व्यक्तित्व आपको मिला है, ऐसा कोई संसार में ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान को सबने यूनिक बनाया, क्यों बनाया? भगवान की कोई मर्जी होगी। तो किसी भी ऐसे नॉलेज को मत सीख कीजिए, किसी भी ऐसे मेथड को सीख मत कीजिए जो आपको भगवान ने इतनी रिस्पेक्टफुली, इतनी लविंगली, इतना यूनिक बनाया है। तो आप अपने आप को ह्यूमिलिएट मत कीजिए। ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए कि आप भगवान की इच्छा के खिलाफ जाके, आपको नेचुरली अगर इन्वेस्टर का जन्म दिया है और आप ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे तो आप भगवान की तौहीन कर रहे हो। सबके लिए सारी, हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीज़ ठीक है। ओके, सबसे डेंजरस इमोशन क्या होता है मार्केट में? हर एक इमोशन डेंजरस है, पर सबसे डेंजरस जो इमोशन है, देखिए सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस हम कहाँ पे करते हैं? हमारी बुद्धि इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करती है। हमारी बुद्धि एक लॉजिक सिस्टम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी इच्छाएं हैं वो प्रक्षेपित होती है पूरे ब्रह्मांड में, और जो हमारा अहंकार एक इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन, तो जिसका अहंकार जितना मोटा हो जाएगा वो सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर सारे इमोशन से बचना है तो अहंकार को त्यागने के लिए दो ही काम करने पड़ेंगे। एक, इतनी बड़ी पोजीशन कभी मत लो कि आप सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में आ जाओ। हनुमान जी बनने की कोशिश मत करो जिससे कि 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा पढ़नी पड़े। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान मत बनो। पोजीशन की साइज को कंट्रोल में रखोगे, नीदर ग्रीड नॉर फियर नॉर एंगर नॉर फ्रस्ट्रेशन, नथिंग विल टच यू। एंड लेट मी टेल यू, एक इमोशन आया तो सारे पिशाच एक करके सारे आ जाएंगे। चाहे नरक में जाने के जितने भी दरवाजे हैं, जाएंगे नरक में ही। आप गुस्से के दरवाजे से घुसो, चाहे आप लोभ के दरवाजे से घुसो, और इन सारे दरवाजों से बचने के लिए शास्त्रों को छोड़ दो, फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती, एक चीज मान लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो अपनी समाई के अनुसार कमाई करेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। समाई से बाहर जाओगे सारी कमाई निकल जाएगी। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल सर कि अगर आप मार्केट्स पे नहीं होते तो फिर क्या होते? ये सवाल कई साल पहले तक दिमाग में आता था। बचपन में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मम्मी ने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर सोचा मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, फिर मैं सोचा मैं साहित्यकार बन जाऊँगा, फिर मैं सब कुछ बन सकता था। पर जो भगवान ने मुझे बनाया वही शायद मेरे लिए श्रेष्ठ था। मैं पूरा उसका आनंद ले रहा हूँ। भगवान की कृपा है, आज जो बनाया वो ठीक है, आगे जो तुम बनाओगे उसको भी ठीक से करेंगे। सर मेरे को तो मज़ा आ गया, उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? आपसे जितनी भी बार बात होती है ना, अच्छा लगता है। पूछिए क्यों? एक खतरा मोल ले रहा हूं मैं, आपकी तारीफ आपके मुंह पे कर रहा हूं। जिनको मैं जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनकी मैं तारीफ उनके मुंह पे इसलिए नहीं करना चाहता कि सबसे बड़ी सजा, सबसे बड़ी पीड़ा आप किसी को जो दे सकते हो, आप उसको अहंकार दे दो। तो मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, पर आप अपने पेशे को इतनी कमिटमेंट के साथ निभाते हो कि आपका काम अंतड़ियाँ खोल के सारी चीज़ बाहर निकलवाना है, और हंसते मुस्कुराते और किसी को भी पूरे अवसर देते हुए भी आप सत्य से न तो डिगते हो न भटकते हो। तो आपके साथ जो भी वार्ताएं होती हैं उनमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है कि हम पूरी बात अच्छे तरीके से, अपने तरीके से बात को कह पाए। अक्सर ये हो नहीं पाता क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द होल इंडस्ट्री, अक्रॉस द इंटायर सिविलाइजेशन, द चैलेंज इज देयर इज सो मच ईगो एवरीवेयर एल्स व्हिच आई डोंट फाइंड इन यू, एंड आई प्रे टू गॉड यू स्टे दिस वे। ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मुझे बड़ा आनंद आया और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बिस्तक को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।